हेलो डियर स्टूडेंट्स। अप्रैल अटेम्प्ट जेई मेंस का स्टार्ट हो चुका है और बच्चों में जो सबसे बड़ी क्यूरोसिटी होती है वो ये होती है कि उन्हें जानना होता है कि हाई यील्ड चैप्टर्स क्या क्या हैं और हाई यील्ड टॉपिक्स क्या क्या हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपकी स्क्रीन पे ही हैं। ये एक टेंटेटिव एनालिसिस है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पेपर है अभी ये मेमोरी बेस्ड है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैंने अलाइन कर दिए हैं। ये जो भी डेटा है ये जेई मेन 2025 और 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के बेसिस पे है। ये आपका 2 क्वेश्चन आया है यूएएम यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट से। मोशन स्ट्रेट लाइन से एक ही क्वेश्चन आया है, मोशन प्लेन से एक ही क्वेश्चन आया है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ रोटेशन वाले से आगे हैं। इसके बाद फिर आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पर सॉलिड से आ गया है, थोड़ा सा ही मुश्किल है, कुछ खास नहीं है। फिर थर्मोडायनामिक्स से ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें स्टार मार्क है, मुझे लग रहा है केमिस्ट्री में आया है। इसके बाद में फिर आप काइनेटिक थ्योरी से देख सकते हैं क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में तो खास बात यह है कि डिक्टो सेम क्वेश्चन आपका जनवरी अटेम्प्ट में आया हुआ था और डिक्टो सेम नहीं लगभग सेम। एंड यूनिट एंड मेजरमेंट में भी एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, वो भी जनवरी अटेम्प्ट से ही मैच कर रहा है। ये सब अगर आपने सीरियसली प्लेलिस्ट कवर करी होगी जो मैंने बनाई थी तो आप समझ पा रहे होंगे कि आसान है। और यहाँ पर एसएचएम से एक क्वेश्चन आ गया है। फिर इसके बाद चार्ज एंड फील्ड से खूब सारे क्वेश्चन आए हैं, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। मूविंग चार्ज से एक क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है लोग न जाने कैसे कैसे कर रहे हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड कहानी है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना होता है। इसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन मैग्नेटिज्म एंड मेटल वाले पार्ट से भी आया है। कुछ लोग इसको आउट ऑफ सिलेबस मान लेते हैं, बट जो क्वेश्चन है आपके सामने आप देख सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस इसको डिक्लेयर करना नॉट अ गुड थिंग। इसके बाद में रे ऑप्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, 2 क्वेश्चन आए हैं। एटम से एक क्वेश्चन आया है, न्यूक्लियस से मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन मिला नहीं है। सेमीकंडक्टर में एज यूजुअल जीना डायोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वहीं से ये क्वेश्चन आया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, हालांकि मैं खुद करा रहा हूँ, बट जो हम सोल्यूशन यहाँ पर देने जा रहे हैं वो स्पीड सोल्यूशन है। मतलब संभव है कि हो सकता है आपको समझ में ज़्यादा कुछ ना आए, लेकिन मज़ा आ जाएगा क्योंकि फटाफट होगा, जल्दी जल्दी होगा। बाकी अगर समझने के हिसाब से चीज़ों को करना है, डिटेल में सोल्यूशन करना है, तो फिर आप प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है उस पर विजिट करिए, उसके टच में बने रहिएगा, वहीं पे मैं डाल दूँगा। या अगर बोलोगे तो दूसरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि सारा कुछ आपने एक ही प्लेलिस्ट में कर दिया है तो खोजने बीनने में मुश्किल हो रही है। ड्यू टू दैट जो सही होगा किया जाएगा। फिलहाल तो मैं यही कर ले रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन में जो आज पूछे गए हैं उनको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में कह रहा था कि लगभग ये जनवरी अटेम्प्ट से कॉपी हो गया है। दरअसल लगभग क्यों मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन जब मैं उसका सोल्यूशन कर रहा था तो मैंने कहा था कि ये सोल्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और आप देख रहे हो कि वो आ गया। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के वही है मार्केट में, नए क्वेश्चन जेईई मेन में बहुत ज़्यादा तो नहीं आते। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा कि यहाँ पर हम इसको और इसको बराबर कर देंगे, p को an² के बराबर कर देंगे और n ये डायमेंशनलेस होता है तो आप उसे ना लिखे तो चलेगा। तो यहाँ से p जो आएगा दैट विल बी a/v²। ठीक है, यहाँ से a की जो डायमेंशन आ जाएगी दैट विल बी pv²। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो v को n b के बराबर किया जाएगा, n लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो b की जो डायमेंशन है वो v के बराबर आ जाएगी और हमें a/b² की डायमेंशन निकालनी है। तो pv² ये b का डायमेंशन रख रहा हूँ तो कैंसिल होके प्रेशर के बराबर आ जाएगा। प्रेशर की डायमेंशन आपको याद ही होगी, mLT-2 फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो ml-1 एंड T-2, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी इस क्वेश्चन में एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा समय देना तो गलत ही हो जाएगा, काइंड ऑफ ये मूर्खता ही होगी, क्योंकि अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ मेमोरी बेस्ड कहानी है, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो सकता है, बट एग्जैक्ट अगर यही क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में 30 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देना है। स्ट्रेन आप केवल देख लें, यहाँ पर उसकी डायमेंशन नहीं होती है, यानी कि ए से मैच करेगा, सेकंड मैचिंग विद ए, इट इज़ ओनली हियर, बाकी किसी में नहीं है, तो फिर यही करेक्ट हो गया।
इसके बाद अगर हम आगे बात करें मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट से, तो यहाँ पर ए से बी तक का टोटल मोशन कंसीडर करना है जो 2 सेगमेंट में हुआ है। एक बार ए से एम एक्स डिस्टेंस कवर हुआ है और फिर एम से बी उतना ही कवर नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन में अलग कहानी हो गई मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर बराबर डिस्टेंसेस होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। सो अगर कोई डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है वो यहाँ नहीं लगने वाला है। आपको करना क्या है, बेसिक पे आना है। बेसिक होता है कि टोटल डिस्टेंस निकाल लो और उसमें टोटल टाइम डिवाइड कर दो, तो उससे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकल आती है। अब यहाँ पे टोटल अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, दिस प्लस दैट। वन मोर थिंग, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हो तो नोटिस किया होगा कि x की वैल्यू पर कहानी डिपेंड नहीं करती है। सो बेटर विल बी कि एज्यूम x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 1, यहाँ पे 3/2, तो टोटल मिला के ये 5/2 हो गई डिस्टेंस की वैल्यू। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले वाले सेगमेंट में अगर बात करें तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, सो 1/5 हियर विल बी द वैल्यू ऑफ यू कैन से टाइम। एंड इन दिस सेगमेंट व्हाट विल बी द टाइम, ये हो जाएगा डिस्टेंस दैट इज 3/2 एंड स्पीड ये हमें नहीं पता है, ये v2 गिवन है और v2 की हमें वैल्यू निकालनी है। ये जो भी अगर सॉल्व करें तो एवरेज स्पीड के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू इन्होंने 50/7 बताई है। बाकी इसे आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ तक ये 10 आएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर कुछ और है तो आप देख लेना। फिलहाल कंसेप्ट मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया है। नाउ इसके बाद में हम इस प्रश्न की बात करेंगे जो मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर से है। इसमें कह रहे हैं कि एक रिवर है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्पीड से मैन कैन स्विम विद दिस स्पीड। ये रिवर का स्पीड है और स्टिल रिवर में अगर नफ रिवर फ्लो कर रही हो तो मैन की स्पीड ये रहेगी, और रिवर अगर फ्लो कर रही है तो मैन की स्पीड फिर इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, वेक्टर एडिशन होगा। एंड कह रहे हैं 30 सेकंड में अगले ने रिवर को क्रॉस कर लिया है, तो बताओ रिवर की चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर बताया है कि 150 डिग्री के एंगल पर अगले ने जंप किया है, इधर की तरफ नहीं, ये नहीं। रिवर का फ्लो अगर मैं इधर को मान करके चलूँ तो इससे 90 डिग्री के एंगल पे नहीं, यहाँ से आप 60 डिग्री और एज्यूम कर सकते हैं। इतने एंगल पे इसने छलांग लगाई है, और अगर रिवर फ्लो ना कर रही होती तो ये 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता और पॉइंट ए से चलता बी पे ही पहुंचता। लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है विद स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, ये स्पीड इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, और जो इसे जाना है बी पे, जितना बी पे पहुँच के समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर ड्रिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट ड्रिफ्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सी पे मान लिया, चलो ये पहुँच जाएगा। ठीक है, हमें अब बताना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक सपोज करो टाइम कितना लगा। तो हम यहाँ पर जो कंसर्न रखेंगे अपना, दैट विल बी ओनली अलोंग द वाई एक्सिस। दिस इज योर रिवर एक्सिस, यू कैन से एक्स एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें सब कुछ निकालना है, डिस्टेंस भी, स्पीड भी, टाइम भी। तो यहाँ पर नेट वेलोसिटी, आई टोटली एग्री, विल बी समेशन ऑफ दीज टू, बट हमारा कंसर्न यहाँ पर ओनली विद दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से है। सो हम यहाँ पर इस वेलोसिटी को तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है वाई डायरेक्शन के। हम केवल 27 किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड को फोकस करेंगे और उसके 2 कंपोनेंट कर देंगे। तो एक कंपोनेंट इधर का आएगा, अगेन ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होगा, ये वाला कंपोनेंट केवल हमारे लिए रिलेवेंट होगा, दैट विल बी 27 cos 60। और इस डायरेक्शन की स्पीड हमें पता चल गई है। रिवर की विड्थ अगर हम W मान लें तो यही डिस्टेंस है जो अगले ने चली है अलॉन्ग द रिवर, नो अलॉन्ग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर वाई एक्सेस में। और अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर स्पीड तो हम कह ही चुके हैं 27 cos 60 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। एंड डिस्टेंस ये हमें निकालना है, हम इसे s माने ले रहे हैं, और टाइम 30 सेकंड है। अभी एक बात ध्यान दो कि ये जो आप लिखे हो स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर में है। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा कर के फाइनली आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। कितना आएगा चलो ये भी करके ही देख लिया जाए। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 225/2 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 दूनी 9 दूनी 18 और ये हो गया 3। अब यहाँ पर हो गया 5 × 3 15 × 3 45, और इसके बाद 0, इसके बाद 4,
तो ये हो गया 225/2, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैलकुलेशन कहीं एरर हो गई हो तो आप ज़रूर हमको बताएं। बाकी अगले चैप्टर की तरफ मूव करें तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन वाली बात हो रही है। इसमें क्या कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड है, उसका ml²/12 होता है, जब वो रोटेट कर रही होती है लाइक दिस। ये मैंने क्या किया, एक रॉड मान लिया और ये रॉड जो है सपोज मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। ये रॉड को मैंने मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दिया। इसका मास मैंने m मान लिया, इसकी लेंथ मैंने l मान ली। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी ml²/12 आएगा। फिर इस रॉड को इन्होंने तोड़ दिया बीच से, यानी कि पॉइंट m से। तो दो रॉड आपको मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका मास m/2 होगा, लेंथ l/2 होगा। मास इसका m/2 होगा, लेंथ l/2 होगा। इन्हीं दोनों रॉड को इन्होंने अगेन ज्वाइन किया है, लेकिन एक क्रॉस बना दिया, एक सिचुएशन इस तरह का। तो यहाँ पर अगेन आप कह सकते हो कि हमारे पास एक रॉड है जो कि मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। इस बार एक्सेस ऐसे रखनी पड़ेगी, इस तरह से रोटेट करोगे आप। तो ये जो एक्सेस है ये इस रॉड के भी परपेंडिकुलर है और इस रॉड के भी परपेंडिकुलर है। दोनों के लिए ही फार्मूला ml²/12 लग जाएगा, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि m अब m/2 हो चुका है, l/2 हो चुका है। सो 1/8 का एडिशनल फैक्टर आएगा फॉर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल रॉड। नाउ वी हैव टू रॉड, सो मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो नेट विल बी 1/4। तो 1/4 का एडिशनल फैक्टर आएगा, सो आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्क्वायर शेप लैमिना है और इसमें खूब सारे फोर्सेस लगाए हैं और एक नहीं पता है कि कितना है, बताना है कितना होगा। कह रहे हैं कि भाई साहब ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो दोनों का जो नेट होगा वो बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्शन होगा, एंगल बाइसेक्टर पे होगा। और ये यहाँ से यू कैन से सेंटर से, ज्योमेट्रिकल सेंटर से या सेंटर ऑफ मास से, जो भी कहना चाहें, ये पास होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ से पास करा दिया। अब इसके बाद में अगर हम दूसरे इसको और इसको देखें तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी सेंटर से पास होगा, क्योंकि सारे ही फोर्सेस इक्वल है। और अगर हम इसको और इसको देखें, किसको किसको, इसको और इसको, तो इसका जो नेट होगा वो भी इसी सेंटर से पास होगा। तो अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम आए तो इन दोनों का भी जो नेट है वो भी सेंटर से ही पास होना होगा। और इसके लिए इन दोनों का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होना चाहिए। जैसे अगर ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा भी, तो जो नेट होगा वो इस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा लिटिल बिट। सो वो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। सो इट विल जनरेट अ टॉर्क अबाउट पॉइंट C एंड रॉड या लैमिना विल नॉट बी एबल टू रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम की गुंजाइश तभी है जब ये फोर्सेस बराबर हो, लिहाजा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक डिस्क है और मास वगैरह बता दिया, रेडियस वगैरह बता दिया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये घूमने लग गई। तो घूमने लग गई तो ये नीचे को रस्सी आने लग जाएगी। 1 मीटर जब नीचे को आने लग जाएगी तो इसका ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास अभी नहीं है तो आप बिना ऑप्शन के ही काम चलाए। टाउ बराबर आई अल्फा लिखें। ये टाउ इस 20 न्यूटन का जो अगर लिखा जाए तो 20 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली वैल्यू ले ली जाएगी। तो √2 हो गया। इसके बाद आई आएगा mr²/2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फार्मूला है, डायरेक्ट याद करना है डिस्क के लिए। और अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पे निकालनी होगी। r की वैल्यू √2 है तो यहाँ पे 2 के बराबर होगा, ये इसको कैंसिल करेगा। m की वैल्यू 10 दी हुई है। तो आई थिंक यहाँ पे जो आपका अल्फ़ा आएगा वो 2√2 आएगा। मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई है, एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे टाउ बराबर हमने आई अल्फ़ा लगाया तो ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 मल्टीप्लाई बाय √2 एंड आई की वैल्यू, एक काम करते हैं, ये मुझे इरिटेट कर रहा है, मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, वैल्यू बाद में पुट कर लूँगा। F/r, ये हो गया टाउ का वैल्यू। mr²/2, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क एंड मल्टीप्लाइड बाय द अल्फ़ा। ठीक, अब यहाँ पे हम r को एक कैंसिल करके जो लिखें अल्फ़ा का वैल्यू, दैट विल बी F/m
यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आपने निकाला है, बट हमें यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, हमें तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। और कितनी देर बाद एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है? जब ये 1 मीटर नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे चाहें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एस नीचे को हुआ है, इसकी मदद से ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे थीटा कितना जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू वी कैन अप्लाई आर अल्फ़ा, सॉरी एस इक्वल टू आर थीटा। तो एस अगर हमें नोन है तो जो थीटा होगा दैट विल बी एस बाई आर। ठीक है, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं अल्फ़ा नोन है और थीटा नोन है। इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट जो है वो 0 है, ये भी नोन है, और हमें फाइनल एंगुलर स्पीड निकालनी है। ये 4 लोग हैं जिन्हें हमें रिलेट करने की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पर जो सही फार्मूला देख रहे होंगे फिट हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये वैल्यू पुट करी जा रही है अल्फ़ा की, तो 2f अपॉन एम आर हो जाएगा, 2f डिवाइड बाई एम आर, एंड इसके बाद में थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा एस डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर आएगा दैट विल बी 4f(s) अपॉन ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक यहाँ पे नोट पॉइंट हमारे पास ज़रूर है कि वन में कैन से कि ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ये लेंदी है, तो यहाँ पर शॉर्ट सोल्यूशन भी पॉसिबल है इफ़ यू आर एबल टू थिंक डिफरेंटली। लाइक यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएं तो एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है हाफ mv², ये वर्क डन के बराबर होता है। इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम रोटेशनल मोशन में बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो भी f इंटू एस के बराबर होगा, और डिस्क के केस में जो एफ की वैल्यू आई की वैल्यू है वो mr²/2 हो जाएगी, और ये f इंटू एस के बराबर हो जाएगा। नाउ यू कैन थिंक कि जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, कहीं से भी अप्रोच करेंगे फाइनली सेम आंसर आएगा। ठीक है, ना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका सॉलिड से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के लिए आप जो फार्मूला याद करके जाते हो वो मोस्टली ऐसा रहता है कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस बाई स्ट्रेन सारे ही लोग जानते हैं यंग मॉडुलस होता है। तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करें तो ये यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन आ जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का आप एक ये भी फार्मूला याद करके जाते हो। बहुत सारे फार्मूले आप याद करके जाते हो, लेकिन जो यहाँ पूछा है मोस्टली वो लोग याद करके नहीं जाते हैं। तो कोई बात नहीं, विद इन सेकेंड हम इसे बना लेंगे। करना क्या है हमें कि इस फार्मूले में y जो है वो तो डायरेक्टली गिवन है, बाकी e ये स्ट्रेन है, डायरेक्टली गिवन नहीं। आप बोलोगे स्ट्रेन तो गिवन है। बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेन मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यहाँ पर इन्होंने ट्रांसवर्स स्ट्रेन बतानी शुरू कर दी है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रेन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो जो होता है वो ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, एक माइनस भी होता है, बट हमारा कंसर्न यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड से है। तो 0.5 पॉइजन रेशियो विल बी इक्वल टू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन हियर विल बी आई थिंक 2 इंटू 10⁻³ जिसे आप यहाँ पर रख सकते हो। तो 1/2 इंटू यंग मॉडुलस, ये तो क्वेश्चन में बता ही दिया है इन्होंने, और जो ई का वैल्यू है स्क्वायर करके रखेंगे तो ये हो गया अल्टीमेटली कैंसिल होने के बाद 4 इंटू 10⁻11 - 5, ये आंसर आई थिंक आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन, मैं इसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें संदेह है, शायद ये केमिस्ट्री में आया हुआ है। बाकी आप जैसा बताइएगा, अगर पेपर दिए हैं या देखे हैं तो बताना, तो डिस्कस किया जाएगा। बाकी ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अब जनवरी अटेम्प्ट से डिक्टो कॉपी हो गया है। यहाँ पर गामा का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए और डाई एटॉमिक गैस के लिए जो F की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, 3 और 5 होती है। डाई एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 7 भी होती है, लेकिन ये तब कंसीडर करी जाती है जब वाइब्रेशनल मोड कंसीडर करने हो, बट यहाँ नहीं करना है, डायरेक्टली F की वैल्यू उन्होंने बता दी है। तो F की वैल्यू रख करके हम गामा निकालेंगे इधर और गामा निकालेंगे इधर, तो ये आ जाएगा 1 + 2/3 जो कि आपका 5/3 के बराबर होगा, और 1 + 2/5 जो कि 7/5 के बराबर होगा।
और फिर अब हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो 5/3 में 7/5 डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 बटे ये हो जाएगा 21, 21। ये हो गया फाइनल आंसर। बाकी कैलकुलेशन अगर एरर हुई हो तो आप हमको ज़रूर बतलाइए, हम उसको पूरी तरह से करेक्ट करेंगे ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन के सुपर पोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और दोनों जब सुपर इम्पोज होंगी तो एक नई इक्वेशन आएगी। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड दैट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फाइनली वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहाँ मैक्सिमम स्पीड नहीं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, बट पहला मोटिव हमारा ये होगा कि इन दोनों को मिला करके एक किया जाए। तो चाहे इक्वेशन ये वाली हो चाहे ये वाली हो, दोनों में ही दो बातें खास होती हैं। एक उसका एम्पलीट्यूड जो कि पहले केस में √7 है और दूसरे केस में 2√7 है। दूसरा ओमेगा टी के बाद जो लिखा हुआ होता है एंगल, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे π/3 है। अब इन वैल्यूज़ को ध्यान में रख करके हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो √7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पे बनेगा और ये एंगल 60 डिग्री माना जाएगा। तो यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पर आप एक दूसरा वेक्टर बनाइए, बट √7 का नहीं बनेगा, वो 2√7 का बनेगा। वी हैव टू फाइंड नेट वैल्यू ऑफ दीज टू। इसके लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हम मदद ले सकते हैं। r² विल बी a² + b² + 2ab cos थीटा। वैल्यू पुट करें आप तो ये 7 हो गया। और एक काम करते हैं, √7 को थोड़ी देर के लिए हम किनारे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 1, और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर + 2² + 1 × 2 × 1 × 2, एंड cos 60 1/2 होता है, कैंसिल हो गया तो √7 हो गया। फिर यहाँ पे ये आएगा 1, एंड फिर ये आएगा 4, फिर ये आएगा 2, 4 2 6 7, अगेन √7 एंड √7 मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया टोटल 7। तो फाइनल जो इक्वेशन आएगी सिंपल हार्मोनिक की मोशन में, उसका जो x होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 7 होगा। आगे की कहानी जो भी होगी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। ये मैक्सिमम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम अगर आपको वेलोसिटी चाहिए होगी तो इसी 7 में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो ओमेगा² से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे फाइनली 7 ओमेगा² आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। चार्जेस एंड फील्ड की बात हो रही है। यहाँ पर 1 और 2 चार्ज आपने कंसीडर कर लिए, Q एंड 9Q, और इनको जो है आपने कितना डिस्टेंस पे रखा है, L डिस्टेंस पे। क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट है। और फिर कह रहे हैं बताओ जी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। ट्रिक पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर 1 × Q माना जाएगा, यहाँ पे 9 × Q माना जाएगा। Q मैटर नहीं करता तो यहाँ 1 कूलम का चार्ज मान लेते हैं या 9 कूलम का मान लेते हैं, और फिर इनके हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। इधर 1 हो गया, इधर 3 हो गया। मतलब ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि एक तरफ L/4 आ जाएगी, एक तरफ 3L/4 आ जाएगी। अब कौन सी डिस्टेंस किधर से, जो हैवी चार्ज है वो अपने अराउंड मेजर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो लो चार्ज है वो माइनर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इससे आपको बच के चलना है, दूर रहना है। इसके करीब चले जाओगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इधर से इधर से L/4 होगा, इधर से 3L/4 होगा। नाउ आंसर आप केयरफुली रीड कर लें। L/4 फ्रॉम Q एंड 3L/4 फ्रॉम 9Q। नाउ ये वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एक सीट है और इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है। इससे 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक स्ट्रिंग है, और उसके दूसरे एंड से फ्री एंड से एक चार्ज अटैच किया है आपने, वो चार्ज इक्विलिब्रियम पे है। और यहाँ पर ग्रेविटी भी है, तो ग्रेविटी की वजह से चार्ज को नीचे जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि रस्सी ने जो फोर्स लगाया है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और वो उसको बैलेंस कर लेगा। बाकी रस्सी सोचो इधर गई ही क्यों है, रस्सी इधर इसलिए गई है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी पॉजिटिव मानना पड़ेगा, उसने रिपल कर दिया है। ठीक है, तो बताना ये है कि यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये कितना होगा। बहुत आसान सी बात है, आप इसमें ज़्यादा फार्मूले वगैरह के चक्कर में ना भी पड़ेंगे तो आंसर आएगा। mg लगेगा नीचे को, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन दीज टू वो लगेगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में। सो इट विल बी Fe। और अगर हम Fe की बात करें तो ये Fe कितना आएगा, तो मैं ये कह रहा था कि Fe जो आएगा दैट विल बी फील्ड एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। फील्ड विल बी σ/2 ε0 because of this seat, and here we have charge Q in this field, so multiplied by Q. Now we can see यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का दिया है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों की वैल्यू बराबर हो,
नहीं हुआ तो फिर जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं आएगा और फिर टेंशन के साथ उसका बैलेंस नहीं बनेगा। मतलब ये और ये आपको बराबर करने होंगे, वही करने जा रहा हूँ मैं। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू mg। और अब आप यहाँ से बेधड़क सिग्मा निकाल सकते हैं। आई थिंक ये ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। नाउ वन मोर क्वेश्चन हियर वी हैव। यहाँ और यहाँ दो आपके पास में कहते हैं नॉन कंडक्टिंग सीट है और बीच में यहाँ क्यू चार्ज रख दिया, उसको कितना फोर्स लगेगा बताना है। तरीका क्या रहता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो हमें सूट करता है वो ये कि अपोजिट साइड वाले प्लेट को अपोजिट करके सेम साइड पे ले आइए। तो यहाँ पर आप इसको -2 सिग्मा ना माने, इसको +2 सिग्मा माने, लेकिन इधर ही माने। तो ये हो गया 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2 भी आएगा क्योंकि यहाँ पर बात सीट की हो रही है, प्लेट की नहीं हो रही है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई क्यू विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ सीट्स। नाउ वन मोर क्वेश्चन हियर वी हैव। यहाँ पर मैं भी थोड़ी देर पहले बात किया था आपसे कि इसके सोल्यूशन एडिक्वेट नहीं है अराउंड जो हमारे तरफ है, हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। इसको ऐसे करना होता है कि यहाँ से अगर हम x डिस्टेंस पर फील्ड लिख रहे हैं तो ये होता है b0 देन साइन स्क्वायर, नहीं साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर आप देखो कि ज़्यादा याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, न b को याद करने की नीड पड़ेगी न b0 की। और थीटा क्या है, बस यही आपको समझना है। थीटा है जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से नहीं, उस पॉइंट पर ये जो एंगल बन रहा है ये है थीटा, और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है एक्स, और इसको आप कह सकते हैं आर। मतलब अगर हम tan थीटा की बात करें तो ये r/x आ जाएगा, जो कि दिया है प्रश्न में, ये 4/3 के बराबर है। ठीक है, tan थीटा 4/3 होना ये बता रहा है कि ये एंगल जो है आपका 53 है, और साइन 53 तो हमें बचपन से ही याद रहता है कि ये 4/5 होता है, उसकी पावर 3 करनी है। तो 4 चौको 16 चौको 64 और 5 25 125, बस यही आंसर हो गया। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले से है। इसमें आप जानते ही होंगे कि जो बी नेट होता है किसी भी मटेरियल के अंदर वो बराबर होता है जो बाहर से आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो प्लस जो बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन आती है। अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं डिवाइड कर दो किससे, जो BEXT है, BEXT से डिवाइड कर दिया जाए तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आता है। ये तो 1 हो गया, और ये आपका जो है म्यू नहीं, ये आपका जो है एक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका म्यू को रिप्रेजेंट करता है, म्यू आर को। तो म्यू आर यहाँ पे 1 + x या x + 1 के बराबर हो गया, और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी है, जैसे आप परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड डिवाइड बाई फ्री स्पेस परमिएबिलिटी कह सकते हैं। और इसी को अगर आप रीअरेंज करें तो ये फैक्टर यहाँ आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू x, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रे ऑप्टिक्स का है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अगर ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सेस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो बताओ वाई एक्सेस से कितना है, ये इसकी जो इमेज होगी वो एक्स एक्सेस से कितना एंगल बनाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला होता है इसके लिए, tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ मैं 1/m। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है टूवर्ड्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो 2 आएगा। आपको पता ही होगा कि 30 सेंटीमीटर जो u की वैल्यू होती है तो v की वैल्यू 60 होती है। लेंस भर में लगा के निकाल भी सकते हैं, बट ये वो सदे हुए डेटाज हैं जो हमें ऑलवेज याद रखने होते हैं। और अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 2 रख दें तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर फैक्टर 2 का दिखाई दे रहा है, सो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। माइनस ये बता रहा है कि एंगल एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगा बिकॉज इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। हालांकि ये बात अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट कर दूं। ये आपका जो O है इसका इमेज आई पे बनेगा, और यहाँ पर जो ये O डैश है इसकी इमेज आई डैश पे बनेगी, और यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल अल्फा डैश होगा इसको पता लगाने के लिए आई डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है, और उसे आप M नहीं M डैश मान सकते हैं। और अगर हम कहें ये 1 सेंटीमीटर है तो जो IM डैश होगा वो m² × 1 सेंटीमीटर होगा। ये बात कहाँ से निकल करके आ रही है कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड समथिंग गिवन है तो इमेज का स्पीड m² से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाती है।
दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, जो इसमें एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे आई है। एम यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, मतलब जो अगर ये 2 है तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू एम होगी। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। आप यहाँ पर 2 इंटू एम और डिवाइडेड बाई कहते हैं क्या कि 1 इंटू एम स्क्वायर कर लो, तो ये आपका 2 इंटू 1/m आ जाएगा। ठीक है, और पहले जो tan थीटा रहा था दैट वाज 2, और अभी जो tan थीटा है वो 1/m के एडिशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, और m की वैल्यू मैंने कहा 2 होगी, तो फिर यहाँ पर फाइनली डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे जो प्रश्न है उस पर बात करेंगे। यहाँ पर एक सरफेस है, कर्ड सरफेस है, और उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। रे विल गो फ्रॉम हियर टू दियर, सो इट विल बी n2, इट विल बी n1 एंड नहीं, इट विल बी n1 एंड इट विल बी n2। फॉर्मूला क्या होता है, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। बस फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आएगा। n2 विल बी 1 एंड v हमें निकालना है, n1 विल बी 1.5 एंड u विल बी 30, नॉट 30, इट विल बी माइनस बिकॉज इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्वेचर, लेफ्ट साइड ऑफ द सरफेस। ना इसके बाद में n2 माइनस n1 की बात करें तो ये 1 माइनस 1.5 हो जाएगा। r की वैल्यू 20 होगी, 20 नहीं होगी, प्लस 20 होगी, कारण कि इसका जो सेंटर बनेगा दैट विल बी ऑन द राइट साइड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। शायद 40/3 आया था मेरा, कहिए तो चेक कर लेते हैं। 2 बार माइनस है, प्लस हो जाएगा, राइट में जाने के बाद अगेन माइनस हो जाएगा। 1.5 डिवाइड बाई 30 एंड ये हो गया 0.5 डिवाइड बाई 20, माइनस भी आएगा एक यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन पार्ट खुद से ही कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। ये स्पीड सोल्यूशन है, मैं डिटेल पर नहीं जा रहा हूँ। बाकी ये एटम का क्वेश्चन है, इस पर भी मुझे डाउट है, शायद ये केमिस्ट्री में आया था, क्योंकि ये एटम थर्मोडायनामिक्स ये ओवरलैपिंग पार्ट है, फिजिक्स में भी होता है और केमिस्ट्री में भी होता है। वंस आई विल श्योर, तो फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए छोड़ा जा रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन की बात होने जा रही है यहाँ पे, जीना डायोड की बात होने जा रही है यहाँ पे। ये 25 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और सिस्टम में जीना डायोड आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 5 वोल्ट का रेगुलेटरी वोल्टेज जनरेट करेगा। मतलब ये अपने अक्रॉस एंड मोर ओवर इसके पैरेलल में जो लोग लगे हैं उनके भी अक्रॉस 5 वोल्ट का वोल्टेज मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, अब 25 वोल्ट का तो आप बैटरी लगाए थे, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से होगा ये कि इस पूरी कहानी को अगर हम एक सिंगल वैल्यू से रिप्लेस करें तो उसमें 5 वोल्ट का आ गया है, तो इसमें कितना आएगा, इस 25 का 5 माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग 20 विल बी इन 400 ओम। सो करंट यहाँ पे V/R से निकाली जाएगी तो 20/400 आ जाएगी, I बराबर V/R। अब यहाँ पर आपने करंट निकाल लिया, इसे आप चाहो तो 1/20 लिख सकते हो। ठीक है, ये करंट यहाँ पर होगी कितनी, यहाँ पर कहा है कि करंट 4I है, यहाँ पे करंट I है, तो टोटल करंट यहाँ पर फ्रॉम दी KCL यू कैन से 5I के बराबर आ रही होगी, तभी यहाँ पर I और 4I हो पाई है। तो 5I की वैल्यू आपने डायरेक्टली निकाली है 1/20, तो I जो हो गया आपका 1/100 हो गया, 1 मिली एम्पियर ऑल्सो यू कैन से। तो इतना करंट दौड़ रहा है यहाँ पे, और इस रजिस्टेंस में अगर हम कहें तो क्या हमें V पता है, क्या हमें I पता है। V हमें पता है कि 5 है, I हमें पता है कि 1/100 है, तो यहाँ से 500 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। लेट मी चेक आउट वंस अगेन बिकॉज ऑप्शंस हमारे पास नहीं अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर I हमने निकाला था 1/20, 20/400, ये तो सही है, और 1/20 बराबर 5I, I के बराबर 100, 1/100 सही लग रहा है। ठीक है, 500 फाइनली लॉक कर दिया जाए। तो ये रहा आज जो पेपर हुआ है उसका स्पीड सोल्यूशन। आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये स्पीड सोल्यूशन था। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, 99% लोगों को नहीं आता है, बस मज़ा आता है। बाकी अगर डिटेल में सोल्यूशन आपको चाहिए तो मिल जाएगा, PDF चाहिए तो मिल जाएगी, बट हर चीज़ के लिए आपको हमको अपडेट करना होगा। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, टुगेदर विद चाहें तो डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर निकाल करके आप हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होगी तो आप अपडेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।